आइए सुनते हैं श्रीकांत भाग 12। किंतु जहाज पर कुछ दिन अपने शरीर की ओर नजर रखना श्रीकांत भैया, इसके सिवाय मैं कुछ नहीं चाहती। अच्छा कहकर मैंने मुंह उठाकर देखा कि अभिया की आंखों की दोनों पुतलियों में पानी तैर रहा है। कलकत्ते के घाट पर जहाज जा भिड़ा। जेट्टी के ऊपर बंको खड़ा है। वह सीढ़ी से चटपट ऊपर चढ़ाया और जमीन पर सिर टेक कर प्रणाम करके बोला, माँ रास्ते में गाड़ी में आपकी राह देख रही है, आप नीचे आ जाइए, मैं सामान लेकर पीछे आता हूँ। बाहर आते ही और भी एक आदमी झुककर पैर छूकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, अरे रतन, कहो अच्छे तो हो? रतन कुछ हंसकर बोला, आपके आशीर्वाद से, आइए। यह कहकर उसने रास्ता दिखाते हुए गाड़ी के समीप लाकर दरवाज़ा खोल दिया। राजलक्ष्मी बोली, आइए। और रतन, तुम लोग एक और गाड़ी करके पीछे से आ जाना, 2 बज रहे हैं, अभी तक इन्होंने नहाना खाना कुछ नहीं किया है। हम लोग डेरे पर चलते ही खाना खाएंगे, गाड़ी हाँकने को कह दे। मैं गाड़ी पर बैठ गया। रतन ने जी कहकर गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और गाड़ीवान को गाड़ी हाँकने का इशारा दिया। राजलक्ष्मी ने झुककर पद्दू ले ली और कहा, जहाज में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं। तबीयत बहुत खराब हो गई थी क्या? तबीयत खराब तो ज़रूर हो गई थी, परंतु बहुत नहीं। किंतु तुम भी तो स्वस्थ नहीं दिखाई पड़ती, घर से कब आई? परसों। अभिया के द्वारा तुम्हारे आने की खबर पाते ही हम लोग घर से चल दिए। आना तो था ही, इसीलिए 2 दिन पहले ही चले आए। यहाँ पर तुम्हें कितना काम करना है मालूम है? मैं बोला, काम की बात फिर होगी, किंतु तुम ऐसे क्यों दिखाई दे रही हो? तुम्हें क्या हुआ था? राजलक्ष्मी हंस दी। इस हंसी को देखकर ही आज ख्याल आया कि न जाने कितने दिनों से यह हंसी नहीं देखी थी, और साथ ही एक कितनी बड़ी अदम्य इच्छा को उस समय चुपचाप दमन कर डाला, सो उस अंतर्यामी के सिवाय और किसी ने नहीं जाना। किंतु दीर्घ श्वास को मैं उससे नहीं छिपा सका। उसने विस्मित की तरह क्षण भर मेरी तरफ ताकते रहने के बाद कहा, कैसी दिख पड़ती हूँ मैं, बीमार? एकाएक इस प्रश्न का उत्तर न दे सका। बीमार? हाँ, कुछ बीमार सी जान पड़ती है, किंतु नहीं, या कुछ भी नहीं। ख्याल हुआ मानो वह कितने ही देश विदेश पैदल चलकर तीर्थाटन करके उसी समय लौट आई है। ऐसी मुरझाई हुई सी, ऐसी थकी सी, अपना भार आप वहन करने की जैसे उसमें शक्ति ही नहीं। इस समय वह केवल निश्चिंत निर्भय होकर आंखें मूंदकर सोने की जरा सी जगह ढूंढ रही है। मुझे निरुत्तर देखकर बोली, क्यों, कहते क्यों नहीं? मैंने कहा, मत कहलवाओ। राजलक्ष्मी बच्चों की तरह जोर से सिर हिलाकर बोली, नहीं कहना ही होगा। लोग तो कहते हैं कि देखने में मैं बिल्कुल ही बदसूरत हो गई हूँ, यह सच है क्या? मैंने गंभीर होकर कहा, हाँ सच है। राजलक्ष्मी हंस पड़ी, बोली, तुम आदमी को इस कदर अप्रतिभ कर देते हो कि बस। अच्छा, इसमें बुराई ही क्या है? अच्छा ही तो है। सुंदरता लेकर अब मैं क्या करूँगी? तुम्हारे साथ मेरा सुंदर असुंदर का या अच्छी बुरी दिख पड़ने का तो संबंध नहीं है जो इस चिंता में मर जाऊं। मैंने कहा, सो तो ठीक है, चिंता में मरने का कोई कारण नहीं। एक तो लोग यह बात तुमसे कहते नहीं, इसके सिवाय यदि कहे भी तो तुम उस पर विश्वास करने वाली नहीं, मन ही मन समझती होगी कि। राजलक्ष्मी गुस्से से बोल उठी, तुम अंतर्यामी हो जो सबके मन की बात जानते हो। मैं कभी यह बात नहीं सोचती। तुम खुद ही सच सच कहो, जब वहाँ शिकार करने गए थे तब तुमने जैसा देखा था, क्या अब भी मैं वैसी रही? तब से तो कितनी बदसूरत हो गई हूँ। मैंने कहा, नहीं, बल्कि तब से अच्छी दिख पड़ती हो। राजलक्ष्मी ने पल भर में खिड़की के बाहर मुंह फेरकर अपना हंसता हुआ चेहरा शायद मेरी मुग्ध दृष्टि की ओर से हटा लिया और उत्तर न देखकर चुप्पी साध ली। कुछ देर बाद परिहास के सब निशान अपने चेहरे पर दूर करके उसने चेहरा फिर मेरी ओर फेर लिया और पूछा, तुम्हें क्या बुखार आ गया था? उस देश का हवा पानी माफिक नहीं आता? मैंने कहा, ना आवे तो उपाय ही क्या है, जैसे बने माफिक कर ही लेना पड़ता है। मैं मन ही मन निश्चित रूप से जानता था कि राजलक्ष्मी इस बात का क्या उत्तर देगी,
क्योंकि जिस देश का जलवायु आज तक नहीं अपना हो सका, किसी सुदूर भविष्य में भी उसे अपने अनुकूल कर लेने की आशा के भरोसे वह किसी तरह भी मेरे लौट जाने पर सम्मत न होगी, बल्कि घोर आपत्ति उठाकर रुकावट कर डालेगी। मेरा यही ख्याल था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। वह क्षण भर मौन रहकर कोमल स्वर से बोली, सो सच है, इसके सिवाय वहाँ पर और भी तो बहुत सारे बंगाली रहते हैं। जब उन्हें माफिक आता है तब तुम्हें क्यों न माफिक आएगा? क्या कहते हो? मेरे स्वास्थ्य के संबंध में उसकी इस प्रकार की उद्वेगहीनता ने मुझे चोट पहुंचाई, लेकिन केवल एक इशारे भर से हाँ कहकर मैं चुप हो गया। एक बात मैं बार बार सोचता था कि अपनी प्लेग की कथा किस रूप में राजलक्ष्मी के कानों पर डालूं। सुदूर प्रवास में जिस समय मेरे दिन जीवन मृत्यु के संधि स्थल में बीत रहे थे, उस समय के हजारों तरह के दुखों का वर्णन सुनते सुनते उसके हृदय में कैसा तूफान उठेगा। दोनों नेत्रों को प्लवित करके कैसे आंसुओं की धारा बह निकलेगी। कह नहीं सकता कि इसे कितने रसों और कितने रंगों से भरकर मैं कल्पना के नेत्रों से दिन प्रतिदिन देखता रहा हूँ। इस समय इसी कल्पना ने मुझे सबसे अधिक लज्जित किया। सोचा, छी छी, सौभाग्य से कोई किसी के मन की बात नहीं जानता। नहीं तो, परंतु जाने दो उस बात को। मन ही मन कहा, और चाहे जो करूं, अपने उस मरने जीने की कहानी इससे न कहूँगा। बाहू बाजार के डेरे पर आ पहुंचा। राजलक्ष्मी ने हाथ दिखाकर कहा, यह जीना है, तुम्हारा कमरा तीसरे मंजिल पर है, जाकर सो रहो, मैं जाती हूँ। यह कहकर वह अपने रसोई घर की ओर चल दी। कमरे में घुसते ही देखा कि कमरा मेरे लिए ही सजाया गया है। प्यारी पटने के मकान से मेरी किताबें और मेरा हुक्का तक लाना नहीं भूली है। सूर्यास्त का एक कीमती चित्र मुझे बहुत पसंद था। वहाँ पर उसने उसे अपने कमरे से निकालकर मेरे सोने के कमरे में टांग दिया था। मेरे लिखने पढ़ने का साज सरंजाम, मेरे कपड़े, मेरी लाल मखमली चट्टियाँ ठीक उसी तरह यत्नपूर्वक सजा कर रखी हुई हैं। वहाँ एक आराम कुर्सी में सदा ही व्यवहार में लाता था। उसे शायद लाना संभव नहीं हुआ, इसलिए उसी तरह की एक नई कुर्सी खिड़की के समीप रखी हुई है। धीरे धीरे जाकर मैं उसी के ऊपर आंखें मूंद कर लेट गया। नहा खाकर थकावट के मारे दिन दोपहर को ही सो गया। नींद टूटते ही देखा पश्चिम की ओर की खिड़की से शाम की धूप मेरे पैरों के समीप आकर पड़ रही है और प्यारी एक हाथ के बल मेरे मुंह पर झुकी हुई और दूसरे हाथ से आंचल के छोर से सिर, कंधे और छाती पर का पसीना पोंछ रही है। बोली, पसीने से तकिए और बिछौने भीग गए हैं। पश्चिम की ओर खुला होने से यह कमरा बड़ा गर्म है। कल दूसरे मंजिल पर अपने कमरे के पास ही तुम्हारा बिस्तर कर दूंगी। यह कहकर मेरी छाती के बिल्कुल निकट बैठकर वह पंखा उठाकर हवा करने लगी। रतन ने कमरे में आकर पूछा, माँ, बाबूजी के लिए चाय ले आऊं? हाँ, ले आ, और बंकू यदि मकान में हो तो उसे ज़रा भेज देना। मैंने फिर अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर बाद बाहर से चट्टियों की आवाज़ सुनाई पड़ी। प्यारी ने पुकार कर कहा, कौन? बंकू, ज़रा इधर तो आ। उसके पैरों के शब्द से मालूम हुआ कि उसने अतिशय संकुचित भाव से अंदर प्रवेश किया है। प्यारी उसी तरह पंखा झलते बोली, जरा कागज पेंसिल लेकर बैठ जा। क्या क्या लाना है उसकी फेहरिस्त बनाकर दरबान के साथ जरा बाजार से जाकर ले आ बेटा, घर में कुछ भी नहीं। मैंने देखा यह एक बिल्कुल नया वाकया है। बीमारी की बात अलहदा, पर उसे छोड़कर इसके पहले किसी भी दिन मेरे बिछौने के इतने समीप बैठकर उसने हवा नहीं की थी। किंतु यह जो उसने रंच मात्र भी दुविधा नहीं की, सब नौकर चाकरों के, यहाँ तक कि बंकों के सामने भी दर्प के साथ अपने आप को प्रकट किया, इसके अपूर्व सौंदर्य ने मुझे अभिभूत कर डाला। मुझे उस दिन की बात याद आ गई जिस दिन पटने के मकान से मुझे इसलिए विदा लेनी पड़ी थी कि यह बंकू ही कुछ ख्याल न करने लगे। उस दिन और आज के आचरण में कितना अंतर है। चीज बस्त की फेहरिस्त बनाकर बंकू चला गया। रतन भी चाय तमाकू देकर नीचे चला गया। प्यारी कुछ देर चुपचाप मेरे मुंह की ओर निहारती रही, फिर एकाएक बोली, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ। अच्छा, रोहिणी बाबू और अभया दोनों में से किसका प्यार अधिक है, बता सकते हो? मैंने हंसकर कहा, जो तुम पर पूरी तरह से हावी हो गई है,
निश्चय ही उस अभया का ही प्यार अधिक है। राजलक्ष्मी भी हंस पड़ी, बोली, यह तुमने कैसे जाना कि वह मुझ पर हावी हो गई है? मैंने कहा, चाहे जैसे जाना हो, पर बात सच है या नहीं यह बताओ। राजलक्ष्मी क्षण भर स्थिर रहकर बोली, सो जैसे भी हो, किंतु अधिक प्यार तो रोहिणी बाबू ही करते हैं। दरअसल वे इतना प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा दुख अपने सिर पर उठा लिया, अन्यथा यह कोई उनका कर्तव्य तो था नहीं। उनकी अभिया को कितना सा स्वार्थ त्याग करना पड़ा। उसके सवाल को सुनकर मैं सचमुच ही विस्मित हो गया। मैं बोला, बल्कि मैं तो ठीक इससे उल्टा देखता हूँ, और उस हिसाब से जो कुछ कठिन दुख भोग और त्याग है वह सब अभया को ही तो करना पड़ा है। तुम इस अभ्रांत सत्य को क्यों भूल जाती हो कि रोहिणी बाबू चाहे जो करें, समाज की नज़रों में आखिर वे मर्द हैं। राजलक्ष्मी ने सिर हिलाकर कहा, मैं कुछ भी नहीं भूलती। उन्हें मर्द बतलाकर सहज में बच निकलने के जिस मौके की ओर तुम इशारा कर रहे हो, वह अत्यंत क्षुद्र और अधम पुरुषों के लिए है, रोहिणी बाबू सरीखे मनुष्यों के लिए नहीं। शौक पूरा हो गया अथवा कुछ सार ना रहा तो छोड़ छाड़ कर फेंक कर भाग सकते हैं और घर लौटकर फिर गणमान्य भद्र पुरुषों की तरह जीवन यात्रा कर सकते हैं। यही कहते हो ना? कर सकते हैं, ठीक है, किंतु क्या सभी कर सकते हैं? तुम कर सकते हो? तब जो नहीं कर सकता, उसके बोझ के वजन को तो जरा सोच कर देखो। उसे अपना निंदित जीवन मकान के निराले कोने में काट डालने की सुविधा नहीं, उसे तो संसार के बीच द्वंद्व युद्ध में उतर आना होगा। अविचार और अपशय का बोझा चुपचाप अकेले ही वहन करना पड़ेगा। अपने एकांत स्नेह की पात्री को, भावी संतान की जननी को समाज के सारे अपमानों और अकल्याणों से बचाकर रखना होगा। तुम क्या इसे मामूली कष्ट समझते हो? बात के इस पहलू को मैंने कभी सोचकर नहीं देखा था। रोहिणी का वह सीधा साधा गुमसुम भाव, और उसके बाद अभिया जब अपने पति के घर चली गई, तब उसके उसी शांत मुखमंडल के ऊपर अपरिसीम वेदना को चुपचाप सहन करने का जो चित्र मैंने अपनी आंखों से देखा था, वही पल भर में ज्यों का त्यों प्रत्येक रेखा सहित मेरे मन में खिंच गया। किंतु मुंह से मैंने कहा, चिट्ठी में तो तुमने सिर्फ अभिया के लिए ही पुष्पांजलि भेजी थी। राजलक्ष्मी बोली, उनका जो प्राप्त है वह आज भी मैं उन्हें देती हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि जो भी पाप या अपराध था, उसने उनके आंतरिक तेज से जलकर उन्हें शुद्ध और निर्मल कर दिया है। यदि ऐसा न होता तो आज वे बिल्कुल साधारण स्त्रियों के समान तुच्छहीन हो जाती। हीन क्यों? राजलक्ष्मी ने कहा, खूब, पति परित्याग के पाप की भी कोई सीमा है? उस पाप को ध्वंस करने योग्य आग उनमें न होती तो आज वे। मैंने कहा, आग की बात जाने दो, किंतु उनका पति कैसा नष्ट है सो तो एक दफे सोच कर देखो। राजलक्ष्मी बोली, पुरुष जाति चिरकाल से ही अत्याचारी रही है, स्त्री जाति को सहन करना ही पड़ता है, नहीं तो संसार नहीं चल सकता। बात सुनकर मेरे सारे विचार गड़बड़ा गए। मन ही मन बोला, यह स्त्रियों का वही सनातन दासत्व का संस्कार है। कुछ असहिष्णु होकर पूछा, तो फिर तुम अभी आग आग क्या बक रही थी? राजलक्ष्मी ने हंसकर कहा, क्या बक रही थी, सुनोगे? आज ही 2 घंटे पहले पटने के ठिकाने पर लिखी हुई अभिया की चिट्ठी मिली। आग क्या है जानते हो? उस दिन प्लेग कहकर जब तुम उनकी तुरंत की जमाई गृहस्थी के द्वार पर जाकर खड़े हो गए, तब जिस वस्तु ने तुम्हें निर्भयता से बिना किसी सोच विचार के भीतर बुला लिया, मैं उसी को कहती हूँ आग। उस समय उन्हें अपने सुख का ख्याल नहीं था। जो तेज मनुष्य को कर्तव्य समझकर सामने की ओर ढकेलता है, दुविधा से पीछे नहीं आने देता, अब तक मैं उसी को आग आग कह रही थी। आग का नाम है सर्वभुक, सो तुम नहीं जानते हो? वह सुख और दुख दोनों को खींच लेती है, उसे किसी तरह का भेद विचार नहीं होता। उन्होंने एक और बात क्या लिखी है जानती हो? वे रोहिणी बाबू को सार्थक कर देना चाहती हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि केवल अपने जीवन की सार्थकता के भीतर से ही संसार में दूसरे के जीवन में सार्थकता पहुंचाई जा सकती है। और व्यर्थता से सिर्फ अकेला ही जीवन व्यर्थ नहीं होता, वो अपने साथ और भी अनेक जीवनों को जुदा जुदा दिशाओं से व्यर्थ करके व्यर्थ हो जाता है। बिल्कुल सच है ना?
इतना कहकर वह एक श्वास छोड़कर चुप हो रही। इसके बाद हम दोनों बहुत देर तक मौन रहे। जान पड़ता है कुछ कहने को न होने के कारण अब वह मेरे सिर के रूखे बालों को अपनी अंगुलियों से व्यर्थ ही इधर उधर विपर्यस्त करने लगी। उसका यह आचरण भी बिल्कुल नया था। सहसा बोली, वे खूब शिक्षिता है ना, नहीं तो इतनी तेजस्विता नहीं होती। मैंने कहा, हाँ, दरअसल वे शिक्षिता रमणी है। राजलक्ष्मी बोली, किंतु एक बात उन्होंने मुझसे छिपाई है। माँ होने के लोभ को वे चिट्ठी के अंदर बार बार दबा गई हैं। मैंने कहा, क्या उन्हें यह लोभ है? कहा, मैंने तो नहीं सुना। राजलक्ष्मी बोल उठी, जाओ, यह लोभ भला किस स्त्री को नहीं है? किंतु क्या इसीलिए उसे मर्दों से कहते फिरना चाहिए? तुम तो खूब हो। मैंने कहा, तो फिर तुम्हें भी है क्या? जाओ, कहकर वह अकस्मात लज्जा से लाल हो गई और दूसरे ही क्षण अपने आरक्त मुख को छिपाने के लिए बिछौने पर झुक गई। उसी समय अस्तोन्मुख सूर्य की किरणों ने पश्चिम की खुली हुई खिड़की से प्रवेश किया। वह आरक्त आभा उसके मेघ के समान काले केशों पर विचित्र शोभा के साथ बिखर गई। क्षण भर बाद ही उसने अपने आप को संभाल कर कहा, क्यों, क्या मेरे लड़के बच्चे नहीं हैं जो लोभ होगा? लड़कियों का ब्याह कर चुकी हूँ, लड़के को ब्याहने आई हूँ। एक दो नाती पोते हो जाएंगे, उनको लेकर सुख स्वच्छता से रहूंगी। मुझे किस बात का अभाव है? मैं चुप हो रहा। इस बात को लेकर बहस करने की प्रवृत्ति नहीं हुई। रात को राजलक्ष्मी ने कहा, बंकू के ब्याह के लिए तो अभी भी 10-12 दिन की देर है। चलो ना काशी चले, तुम्हें अपने गुरुजी को दिखा लाऊं। मैंने हंसकर कहा, मैं कोई नुमाइश की चीज हूं? राजलक्ष्मी ने कहा, यह सोचने का भार जो लोग देखते हैं उन पर है, तुम पर नहीं। मैंने कहा, ऐसा ही सही, परंतु इससे मुझे क्या लाभ और तुम्हारे गुरुदेव को भी क्या लाभ होगा? राजलक्ष्मी ने गंभीर होकर कहा, लाभ तुम लोगों को नहीं, किंतु मुझे है। न हो तो केवल मेरे लिए ही चल चलो। इसीलिए मैं राजी हो गया। आगे बहुत समय तक लग्न न थी, इसीलिए उस समय जैसे चारों ओर से विवाहों की बाढ़ आ गई थी। राजलक्ष्मी ने सहसा प्रश्न किया, अच्छा, तुम्हारे मत से यदि सब लोग चलने लगे तो फिर गरीबों का विवाह ही न हो और घर गृहस्थी भी न बने, तब फिर सृष्टि कैसे रहे? उसकी असाधारण गंभीरता देखकर मैं हंस पड़ा। बोला, सृष्टि रचना के लिए चिंता करने की तुम्हें ज़रा भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी तरह चलने वाले लोग दुनिया में अधिक नहीं, कम से कम अपने इस देश में तो नहीं है, यह कहा जा सकता है। राजलक्ष्मी ने कहा, न रहना ही भला है, केवल बड़े आदमी ही मनुष्य हैं, और क्या गरीब बेचारे संसार में कहीं से बहकर आए हैं? बाल बच्चों को लेकर घर गृहस्थी करने की साध उन्हें नहीं होती। मैंने कहा, पर इसका क्या अर्थ है कि साध होती है इसीलिए उन्हें प्रश्रय देना चाहिए? राजलक्ष्मी ने पूछा, क्यों नहीं, मुझे समझा दो। कुछ देर चुप रहकर मैंने कहा, सभी दरिद्रों के संबंध में मेरा यह मत नहीं है। मेरा मत केवल दरिद्र भले आदमियों के संबंध में है, और मेरा विश्वास है कि तुम उसका कारण भी जानती हो। राजलक्ष्मी ने जिद के स्वर में कहा, तुम्हारा यह मत गलत है। मुझ पर भी मानो जिद सवार हो गई। मैंने कह डाला, 1000 गलत होने पर भी कम से कम तुम्हारे मुंह से यह बात शोभा नहीं देती। बंकू के बाप ने सिर्फ 72 रुपयों के लोभ से दोनों बहनों को ब्याह कर लिया था। अब दिन इतना भी पुराना नहीं हुआ, भूल गई हो? खैर मनाओ कि उस आदमी का वही पेशा था, नहीं तो कल्पना करो यदि वह तुम्हें अपने घर ले जाता, तुम्हारे 2-4 बाल बच्चे हो जाते, एक दफे सोच कर देखो कि तुम्हारी क्या दशा होती। राजलक्ष्मी की आंखों में जैसे झगड़ने का भाव घना हो उठा। बोली, भगवान जिन्हें भेजते हैं उनकी देखभाल भी करते हैं, तुम नास्तिक हो इसीलिए विश्वास नहीं करते। मैंने भी जवाब दिया, मैं नास्तिक हूँ चाहे जो हूँ, परंतु आस्तिक लोगों को भगवान की ज़रूरत केवल क्या इसलिए है, इन सब बच्चों को आदमी बनाने के लिए? राजलक्ष्मी ने क्रुद्ध कंठ से कहा, भले ही वे न बनावे, किंतु मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ। मैं द्वार द्वार पर भिक्षा मानकर भी उन्हें आदमी बनाती, और जो भी हो, नाचने गाने वाले बनने की अपेक्षा मेरे हक में तो वह बहुत अच्छा होता।
मैंने फिर और तर्क नहीं किया। आलोचना बिल्कुल ही व्यक्तिगत और अप्रिय ढंग पर उतर आई थी, इसीलिए मैं खिड़की के बाहर रास्ते की ओर देखता हुआ बैठा रहा। हमारी गाड़ी धीरे धीरे सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस क्वार्टर्स छोड़ती हुई बहुत दूर आ पड़ी। शनिवार का दिन है। 2 बजे के बाद अधिकांश दफ्तरों के क्लर्क छुट्टी पाकर 2:30 बजे की ट्रेन पकड़ने के लिए तेजी तेजी चले आ रहे हैं। प्रायः सभी के हाथों में कुछ न कुछ सामग्री है। किसी के हाथ में 1-2 बड़ी बड़ी मछलियां हैं, किसी के रुमाल में बकरे का मांस, किसी के हाथ में गवई गांव में नहीं मिलने वाली हरी तरकारियां और फल। 7 दिनों के बाद घर पहुंचकर उत्सुक बाल बच्चों के मुंह पर जरा सी आनंद की हंसी देखने के लिए करीब करीब सभी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ी बहुत मिठाई चादर के एक छोर में बांधकर भागे जा रहे हैं। प्रत्येक के मुख पर आनंद और ट्रेन पकड़ने की उत्कंठा एक साथ इस तरह परिस्फुटित हो रही है कि राजलक्ष्मी ने मेरा हाथ खींचकर अत्यंत कुतूहल के साथ पूछा, हाँ जी, ये सब लोग इस तरह स्टेशन की ओर क्यों भाग रहे हैं? आज क्या है? मैंने घूमकर कहा, आज शनिवार है, ये सब दफ्तरों के क्लर्क हैं, रविवार की छुट्टी में घर जा रहे हैं। राजलक्ष्मी ने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ यही मालूम होता है। और देखो, सब एक न एक खाने की चीज़ लिए जाते हैं। गवई गांव में तो यह सब मिलता नहीं, इसीलिए मालूम होता है बाल बच्चों को हाथ में देने के लिए खरीदे लिए जाते हैं। क्यों, है ना? मैंने कहा, हाँ। उसकी कल्पना तेजी से दौड़ने लगी, इसीलिए उसने उसी क्षण कहा, लड़के लड़कियों में आज कितना उत्साह होगा। कोलाहल मचाएंगे, गले से लिपटकर बाप की गोद में चढ़ने की चेष्टा करेंगे, माँ को खबर देने रसोई में दौड़ कर जाएंगे। घर घर में आज मानो प्रचंड कांड सा मच जाएगा। क्यों, है ना? कहते कहते उसका सारा मुख उज्जवल हो उठा। मैंने स्वीकार करते हुए कहा, खूब संभव है। राजलक्ष्मी ने गाड़ी की खिड़की में से और भी कुछ देर उनकी तरफ निहारते रहकर एकाएक गहरी निश्वास छोड़ दी और कहा, हाँ जी। उनकी तनख्वाह कितनी होगी? मैंने कहा, क्लर्कों की तनख्वाह और कितनी होती है? यही 20, 25, 30 रुपये। राजलक्ष्मी ने कहा, किंतु इनके घर तो माँ हैं, भाई बहनें, स्त्री हैं, लड़के बच्चे हैं। मैंने इतना और जोड़ दिया, 2-1 विधवा बहनें, शादी ब्याह क्रियाकर्म लोक व्यवहार भलमानसी हैं, कलकत्ते का भोजन खर्च है, लगातार रोगों का खर्च है। बंगाली क्लर्क जीवन का यह सब कुछ इन्हीं 30 रुपये पर निर्भर रहता है। राजलक्ष्मी की मानो सांस ही अटकने लगी। वह बहुत व्याकुल होकर बोली, तुम नहीं जानते, इन लोगों के घर जमीन जायदाद भी है, निश्चय से है। उसका मुंह देखकर निराश करते हुए मुझे वेदना हुई। फिर भी मैंने कहा, मैं इन लोगों की घर गृहस्थी का इतिहास खूब घनिष्ठता से जानता हूँ। मैं निश्चयपूर्वक जानता हूँ कि इनमें से 14 आने लोगों के पास कुछ भी नहीं है। यदि नौकरी चली जाए तो या तो इन्हें भिक्षावृत्ति करनी होगी या पूरे परिवार के साथ उपवास करना होगा। इन लोगों के लड़के लड़कियों की कहानियां सुनोगी? राजलक्ष्मी अकस्मात दोनों हाथ उठाकर चिल्ला उठी, नहीं नहीं, नहीं सुनूंगी, मैं नहीं सुनना चाहती। यह बात मैं उसकी आंखों की ओर निहारते ही जान गया था कि उसने प्राणपण से आंसुओं को रोक रखा है। इसीलिए मैंने और कुछ न कहकर फिर रास्ते की ओर मुंह मोड़ लिया। कुछ क्षण बाद उसने करुण कंठ से कहा, अच्छा तो कहो उन लड़के लड़कियों की कहानी, किंतु मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, झूठ मूठ बढ़ाकर मत बताना, दुहाई है तुम्हारी। उसकी मिन्नत करने की भावभंगिमा देखकर हंसी तो छूटी, किंतु हंसा नहीं, बल्कि कुछ अतिरिक्त गंभीर होकर बोला, बढ़ाकर कहना तो दूर, तुम्हारे पूछने पर भी मैं नहीं सुनाता। भगवान जी ने भेजते हैं, उनकी सुव्यवस्था का भार भी वे कर लेते हैं, यह बात अवश्य है। इसे अस्वीकार करूँ तो शायद नास्तिक कहकर फिर तुम मुझे भला बुरा कहोगी, किंतु संतान की जवाबदारी बाप के ऊपर कितनी है और भगवान के ऊपर कितनी है, इन 2 समस्याओं की मीमांसा तुम खुद ही कर कर देखो। मैं जो जानता हूँ केवल वही कहूँगा, है ना ठीक? यह देखकर वह चुपचाप मेरी ओर जिज्ञासु मुंह से निहारती रही। मैंने कहा, बच्चा पैदा होने पर उसे कुछ दिन छाती का दूध पिलाकर जिलाए रखने का भार मैं समझता हूँ कि उसकी माँ के ऊपर है। भगवान के ऊपर अचल भक्ति है, उनकी दया पर मुझे अंधविश्वास है, किंतु फिर भी माँ के बदले इस भार को खुद अपने ऊपर लेने का उपाय उनके पास है कि नहीं?
राजलक्ष्मी नाराज होकर हंस पड़ी और बोली, देखो चतुराई रहने दो, यह मैं भी जानती हूँ। जानती हो? तब जाने दो, एक जटिल समस्या की मीमांसा हो गई। किंतु 30 रुपये के घर की जननी के दूध का स्रोत सूख जाने में देर क्यों नहीं लगती? यह जानना हो तो किसी 30 रुपये मासिक के घर के जच्चा के आहार के सामने उपस्थित रहना आवश्यक होगा। किंतु जब तुमसे यह नहीं हो सकता, तब इस विषय में न हो तो मेरी बात मान लो। राजलक्ष्मी मलिन मुख किए चुपचाप मेरी ओर ताकती रही। मैं बोला, देहात में गोदुग्ध का बिल्कुल अभाव है, यह बात तुम्हें मान लेनी होगी। राजलक्ष्मी ने चट से कहा, सो तो मैं खुद भी जानती हूँ। घर में गाय हो तब तो ठीक, नहीं तो आजकल सिर पटक कर मर जाने पर भी गांव में एक बूंद दूध पाना कठिन है। मैंने कहा, खैर चलो, एक और समस्या का समाधान हो गया। तब फिर बच्चों के भाग में रहा खालिस स्वदेशी ताल तलैया का जल और विदेशी डब्बों में बार्ली का चूरा। अभागियों के भाग्य में अक्सर उनका स्वाभाविक खाद्य थोड़ा बहुत माता का दूध भी जुटा सकता है, किंतु वह सौभाग्य भी इन सब घरों में अधिक दिनों तक टिकने का नियम नहीं, क्योंकि 4-1 महीने के भीतर ही एक और नूतन आगंतुक अपने आविर्भाव का नोटिस देकर अपने भाई के दूध का हक एकदम बंद कर देता है। यह तो शायद तुम। राजलक्ष्मी लज्जा के मारे लाल होकर बोली, हाँ, जानती हूँ, मुझे व्याख्या करके समझाने की ज़रूरत नहीं, तुम इसके बाद की बात कहो। मैंने कहा, इसके बाद धर दबाता है बच्चे को पेट का दर्द और स्वदेशी मलेरिया का बुखार। तब बाप का कर्तव्य होता है विदेशी कुनैन और बार्ली जुटाना, और माँ के सिर पड़ता है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, प्रसूति गृह में पुनः भर्ती होने के बीच के समय की फुर्सत में इन सबको खालिस देशी जल में घोलकर पिलाने का काम। इसके बाद यथा समय सूतिका गृह का झगड़ा मिटने पर नवजात शिशु को गोद में लेकर बाहर आना और पहले बच्चे के लिए कुछ दिन तक रोना। राजलक्ष्मी नीली पड़कर बोली, रोना क्यों? मैंने कहा, अरे यह तो माता का स्वभाव है, और ऐसा स्वभाव जो क्लर्क के घर में भी अन्यथा नहीं हो सकता, जबकि भगवान दायित्व से मुक्त करने के लिए उस पहले बच्चे को अपने श्री चरणों में बुला लेते हैं। इतनी देर बाहर की ओर ताकते रहकर ही बातें कर रहा था। अकस्मात नज़र घुमाकर देखा कि उसकी बड़ी बड़ी आंखें अश्रुजल में तैर रही थीं। मुझे अत्यंत दुख हुआ। सोचा, इस बेचारी को व्यर्थ ही दुख देने से क्या लाभ। राजलक्ष्मी आंखें पोंछते पोंछते अवरुद्ध कंठ से बोली, भले ही क्लर्क हों, फिर भी वे तुमसे कई दर्जे अच्छे हैं। तुम तो पत्थर हो। तुम्हें स्वयं कोई दुख नहीं, इसलिए इन लोगों के दुख कष्ट इस तरह आह्लाद के साथ वर्णन कर रहे हो, किंतु मेरा हृदय तो फटा जाता है। यह कहकर वह आंचल से बार बार आंखें पोंछने लगी। इसका मैंने कोई प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि इससे कोई लाभ न होता, बल्कि नम्रता के साथ कहा, इन लोगों के सुख का हिस्सा भी तो मेरे भाग्य में नहीं है। घर पहुंचने की उनकी उत्सुकता भी तो एक सोच कर देखने जैसी चीज है। राजलक्ष्मी का मुंह हंसी और आंसुओं के साथ एक साथ दीप्त हो उठा। वह बोली, मैं भी तो यही कहती हूँ। आज पिता आ रहे हैं, इसीलिए सारे बाल बच्चे राह देख रहे हैं। उन्हें कष्ट किस बात का? उन लोगों की तनख्वाह शायद कम हो, किंतु वैसी बाबूगिरी भी तो नहीं। किंतु फिर भी क्या 25-30 रुपया? इतना कम? कभी नहीं। कम से कम 150 रुपये तो होंगे, मैं निश्चय से कहती हूँ। मैंने कहा, हो भी सकता है, मैं शायद ठीक ठीक जानता नहीं। उत्साह पाकर राजलक्ष्मी का लोभ बढ़ गया। अतिशय क्षुद्र क्लर्क के लिए भी 150 रुपये महीना उसे नहीं जचा। बोली, क्या तुम समझते हो कि केवल उसी मासिक पर ही उनका सारा दारोमदार है? ऊपर से भी तो कितना पा जाते होंगे। मैंने कहा, ऊपर से? प्याला? अब उसने कुछ भी नहीं कहा। वह मुंह भारी करके रास्ते की ओर ताकती हुई बैठी। कुछ देर बाद बाहर की ओर दृष्टि रखे हुए ही उसने कहा, तुम्हें जितना देखती हूँ, तुम्हारे ऊपर से मेरा मन उतना ही हटता है। तुम जानते हो कि तुम्हें छोड़कर मेरी और कोई गति नहीं, इसीलिए तुम मुझे इस कदर छेदते हो। इतने दिनों बाद आज शायद पहले ही पहल मैंने उसके दोनों हाथों को जोर से अपनी ओर खींचा, और उसके मुख को देखकर कुछ कहना ही चाहता था कि गाड़ी स्टेशन के समीप आकर खड़ी हो गई।
एक स्वतंत्र डिब्बा रिजर्व कर लिया गया था। फिर भी बंकू कुछ सामान लेकर दोपहर के पहले ही आ गया था। कोच बॉक्स पर रतन को देखते ही वह दौड़ पड़ा। मैं हाथ छोड़कर सीधा बैठ गया। जो बात मुंह पर आ गई थी वह चुपचाप अंदर ही जा छिपी। 2:30 बजे की लोकल ट्रेन छूटने को ही थी। हमारी ट्रेन उसके बाद जाती थी। इसी समय एक प्रौढ़ अवस्था का दरिद्र भला आदमी हाथ में तरह तरह की हरी तरकारी की पोटली और दूसरे हाथ में डंडी पर बैठा हुआ मिट्टी का एक पक्षी लिए केवल प्लेटफॉर्म पर नजर रखे और सब दिशाओं से ज्ञान शून्य होकर दौड़ता हुआ राजलक्ष्मी के ऊपर आ पड़ा। मिट्टी का खिलौना नीचे गिरकर चूर हो गया। वह हाय हाय करके शायद उसे बटोरने ही जा रहा था कि पांडे जी ने हुंकार मारकर एक छलांग में उसकी गर्दन धर दबाई और बंकू छड़ी उठाकर अंधे आदि कहकर मारने को तैयार हो गया। मैं कुछ दूरी पर अन्यमनस्क सा खड़ा देख रहा था। घबराकर रंगभूमि पर भी आ गया। वह बेचारा भय और शर्म के मारे बार बार कहने लगा, देख नहीं पाया माँ, मुझसे बड़ा कसूर हो गया। मैंने उसे चटपट छुड़ा दिया और कहा, जो होना था सो हो गया, आप शीघ्र जाइए, आपकी गाड़ी छूट जाएगी। उस बेचारे ने फिर भी अपने खिलौने के टुकड़े को इकट्ठा करने के लिए कुछ देर इधर उधर किया और अंत में दौड़ लगा दी, किंतु अधिक दूर नहीं जाना पड़ा। गाड़ी चल दी। तब लौटकर फिर उसने एक दफ़ा आकर क्षमा मांगा और वह उन टूटे टुकड़ों को बटोरने में प्रवृत्त हो गया। यह देखकर मैं ज़रा हंसकर कहा, इससे अब क्या होगा? उसने कहा, कुछ नहीं महाशय, लड़की बीमार है। पिछले सोमवार को घर आते समय उसने कह दिया था मेरे लिए एक खिलौना खरीद कर लाना। खरीदने गया तो बच्चों ने गरज समझकर दाम हाके। 2 आने से 1 पैसा भी कम नहीं। खैर वही सही, राम राम करके किसी तरह पूरे 8 पैसे फेंक कर लेकर आया। किंतु देखिए दुर्भाग्य की बात कि ऐन मौके पर फूट गया। रोगी लड़की को हाथ में दे न सका। बिटिया रोकर कहेगी, बाबा कुछ लाए नहीं। कुछ भी हो, टुकड़े ही ले जाऊं, दिखाकर कहूँगा, बेटी इस महीने की तनख्वाह पाने पर पहले तेरा खिलौना खरीदूंगा, तब और काम करूँगा। इतना कहकर वह सारे टुकड़े बटोर कर और चादर के छोर में बांधकर कहने लगा, आपकी स्त्री को शायद बहुत चोट लग गई है, मैंने देखा नहीं। नुकसान का नुकसान भी हुआ और गाड़ी भी नहीं मिली। मिल जाती तो रोगी बिटिया को आधा घंटे पहले पहुंचकर देख लेता। कहते कहते वह फिर प्लेटफॉर्म की ओर चल पड़ा। बंकू पांडे जी को लेकर किसी काम से अन्यत्र कहीं चला गया था। मैंने एकाएक पीछे की ओर घूमकर देखा। राजलक्ष्मी की आंखों से सावन की धारा की तरह आंसू बह रहे हैं। व्यस्त होकर निकट जाकर पूछा, ज़्यादा चोट आ गई क्या? कहाँ लगी है? राजलक्ष्मी ने आंखें पोंछकर कहा, बहुत चोट लगी है, परंतु लगी ऐसी जगह है कि तुम जैसे पत्थर उसे देख न सकते हो। श्रीमान बंकू को बाध्य होकर हमारे लिए स्वतंत्र डिब्बा क्यों रिजर्व करना पड़ा, उनसे जब मैं इस बात की पूछताछ कर ही रहा था तब राजलक्ष्मी कान लगाकर सुन रही थी। इस समय उनके जरा अन्यत्र जाते ही राजलक्ष्मी ने बिल्कुल ही गले पकड़कर मुझे सुना दिया कि अपने लिए फिजूल खर्च करना वह जितना नापसंद करती है, उसके भाग्य से उतनी ही ये सब विडंबनाएं उपस्थित हो जाती हैं। वह बोली, यदि उन लोगों की तृप्ति 2nd क्लास या 1st क्लास में जाने से होती है तो ठीक हो, पर मेरे लिए तो औरतों का डब्बा था। रेलवे कंपनी को फिजूल ही इतने अधिक रुपए क्यों दिए जाएं? बंको की कैफियत के साथ उसकी माँ की इस मितव्ययिता का कोई विशेष सामंजस्य में नहीं देख पाया, किंतु ऐसी बातें स्त्रियों से कहने से व्यर्थ ही कलह होता। अतएव मैं चुपचाप केवल अकेला सुनता रहा, कुछ बोला नहीं। प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठकर पूर्वोक्त सज्जन ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे। सामने से जाते हुए मैंने पूछा, आप कहाँ जाएंगे? वे बोले, वर्धमान। कुछ आगे जाते ही राजलक्ष्मी ने मुझे धीरे से कहा, तो फिर वे अनायास ही अपने डिब्बे में चल सकते हैं ना? किराया तो देना होगा, फिर उन्हें क्यों नहीं बुला लेते? मैंने कहा, टिकट तो निश्चय से खरीद लिया है, किराए के पैसे नहीं बचेंगे। राजलक्ष्मी बोली, भले ही खरीद लिया हो, भीड़ के कष्ट से तो बच जाएंगे। मैंने कहा, उन्हें अभ्यास है, वे भीड़ की तकलीफ की परवाह नहीं करते। तब राजलक्ष्मी ने जिद करके कहा, नहीं नहीं, तुम उनसे कहो
हम लोग 3 आदमी बातचीत करते हुए जाएंगे, हमारा रास्ता मज़े से कट जाएगा। मैंने समझ लिया कि इस समय उसे अपनी भूल महसूस हो रही है। बंकू और अपने नौकर चाकरों की नज़र में मेरे साथ अकेले अलहदा डब्बे में बैठने की खटक को वह किसी तरह कुछ हल्का कर लेना चाहती है। मैंने लापरवाही के भाव से कहा, ज़रूरत क्या है एक अनावश्यक आदमी को कमरे में बुलाने की? तुम मेरे साथ जितनी चाहो उतनी बातें कर लेना, मज़े से समय कट जाएगा। राजलक्ष्मी ने मुझ पर तीक्ष्ण कटाक्ष निक्षेप करके कहा, सो मैं जानती हूँ, मुझे छकाने का इतना बड़ा मौका तुम कैसे छोड़ सकते हो? इतना कहकर वह चुप हो रही, किंतु ट्रेन के स्टेशन पर आते ही मैंने जाकर कहा, आप क्यों नहीं हमारे डब्बे में बैठ जाएं? हम 2 को छोड़कर उसमें और भी कोई नहीं, भीड़ की तकलीफ से भी आप बच जाएंगे। कहने की ज़रूरत नहीं कि उन्हें राज़ी करने में हमें कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। अनुरोध करने भर की देरी थी कि वे अपनी पोटली लेकर हमारे डब्बे में आ बैठे। ट्रेन 2-4 स्टेशन ही पार कर पाई थी कि राजलक्ष्मी ने उनके साथ खूब बातचीत करना शुरू कर दिया। कुछ ही स्टेशनों को पार करते करते उनके घर की खबरें, मोहल्ले की खबरें, यहाँ तक कि आसपास के गांवों की खबरें कुरेद कुरेद कर जान ली। राजलक्ष्मी के गुरुदेव काशी में अपने नाती पतिनों के साथ रहते हैं। उनके लिए वह कलकत्ते से अनेक चीज़ें ले जा रही थी। वर्धमान नज़दीक आते ही ट्रंक खोलकर उनमें से चुनकर एक सब्ज रंग की रेशमी साड़ी बाहर निकाली और कहा, सरला को उसके खिलौने के बदले में साड़ी दे देना। वे सज्जन तो पहले अवाक हो रहे, बाद में सज्जल भाव से बोल उठे, नहीं बेटी, सरला को मैं अब की दफ़े खिलौना खरीद कर दूंगा, आप साड़ी रहने दें। इसके सिवाय यह बहुत ही बेशकीमती कपड़ा है बेटी। राजलक्ष्मी ने कपड़े को उनके पास रखते हुए कहा, बेशकीमती नहीं है, और कीमत कुछ भी हो, उसे उसके हाथ में देकर कहिएगा कि तुम्हारी मौसी ने तुम्हारे अच्छे होने पर पहनने के लिए दिया है। सज्जन की आंखें छलछलाई। आधे घंटे की बातचीत में ही एक अपरिचित आदमी की पीड़िता कन्या को एक मूल्यवान उपहार दे देना उन्होंने शायद अपने जीवन में और कभी भी न देखा था। कहा, आशीर्वाद दीजिए कि वह अच्छी हो जाए, किंतु गरीब घर की है, इतने कीमती कपड़े का वह क्या करेगी बेटी, आप उसे उठाकर रख लीजिए। इतना कहकर उन्होंने मेरी ओर एक दफ़े देखा। मैंने कहा, जब उसकी मौसी पहनने को दे रही है तब आपका ले लेना ही उचित है। फिर हंसकर कहा, सरला का भाग्य अच्छा है, हम लोगों की भी कोई मौसी वौसी होती तो बड़ी सुविधा होती। अब की बार महाशय आपकी लड़की आप देखेंगे चटपट अच्छी हो जाएगी। उस समय उस पुरुष के समस्त चेहरे से कृतज्ञता मानो छलक पड़ी और आपत्ति न करके उन्होंने उस वस्त्र को ग्रहण कर लिया। अब दोनों जनों में बातचीत होने लगी, गृहस्थाश्रम की बातें, समाज की बातें, सुख दुख की बातें और न जाने क्या क्या। मैं सिर्फ खिड़की के बाहर ताकता हुआ स्तब्ध होकर बैठा रहा और जो प्रश्न अपने आप से बहुत बार पूछ चुका था वही इस छोटी सी घटना के सूत्र के सहारे फिर मेरे मन में उठ खड़ा हुआ कि इस यात्रा का अंत कहाँ है। एक 10-12 रुपये का वस्त्र दान करने न राजलक्ष्मी के लिए कठिन बात नहीं थी। उसके दास दासी शायद इस बात का ख्याल भी नहीं करते, किंतु मेरी चिंता दूसरी थी। यह दी हुई चीज़ दान के हिसाब से उसके लिए कुछ न थी, यह मैं जानता था, किंतु मैं सोच रहा था कि उसके हृदय की धारा जिस ओर लक्ष्य करके अपने आप को निःशेष करने के लिए उद्यम गति से दौड़ी जा रही है, उसका अवसान कहाँ होगा और किस तरह। समस्त रमणियों के अंदर नारी वास करती है या नहीं, यह जोर से कहना अत्यंत दुस्साहस का काम है, किंतु नारी की चरम सार्थकता मातृत्व में है, यह बात शायद खूब गला फाड़कर करके प्रचलित की जा सकती थी। राजलक्ष्मी को मैंने पहचान लिया था, यह मैंने ध्यानपूर्वक देखा था कि उसमें प्यारी बाई अपने अपरिणीत यौवन के समस्त दुर्दम्य मनस्तापों के साथ प्रति मुहूर्त मर रही है। आज उसका नाम का उच्चारण करने से भी मानो वह लज्जा के मारे मिट्टी में मिल जाती है। मेरे लिए यह एक समस्या हो गई। सर्वस्व लगाकर संसार का उपभोग करने का वह उत्तम आवेग राजलक्ष्मी में नहीं है। आज वह शांत है, स्थिर है, और उसकी कामना वासना आज उसी के मध्यप में इस तरह गोता लगा गई है कि बाहर से एकाएक संदेह होता है कि वह है भी या नहीं। उसी ने इस सामान्य घटना को उपलक्ष्य करके फिर मुझे स्मरण दिला दिया कि आज उसके परिणीत यौवन के सुगंभीर तल में जो मातृत्व सहसा जाग उठा है,
तुरंत ही जागे हुए कुंभकर्ण के समान उस विराट क्षुधा के लिए आहार कहाँ मिलेगा। उसके संतान होने पर जो बात सहज और स्वाभाविक हो सकती, उसी के अभाव में समस्या इस तरह एकांत जटिल हो उठी है। उस दिन पटने में उसके जिस मातृ रूप को देखकर मैं मुग्ध और अभिभूत हो गया था, आज उसी मूर्ति का स्मरण करके अत्यंत व्यथा के साथ मैं केवल यही सोचने लगा कि इतनी बड़ी आग को केवल फूंक मारकर नहीं बुझाया जा सकता। वर्धमान में वे महाशय उतर गए। राजलक्ष्मी बहुत देर तक चुपचाप बैठी रही। मैंने खिड़की की ओर से दृष्टि हटाकर पूछा, यह रोना किस लिए हुआ? सरला के लिए या उसकी माँ के लिए? राजलक्ष्मी ने मुंह उठाकर कहा, मालूम होता है तुम इतनी देर तक हम लोगों की बातचीत सुन रहे थे। मैंने कहा, यूं ही अनायास, स्वयं बात न करने पर भी बहुत सी बातें मनुष्य के कानों में घुसती हैं। संसार में भगवान ने कम बोलने वालों के लिए इस दंड की सृष्टि कर रखी है। इससे बचने के लिए कोई युक्ति नहीं। खैर जाने दो, किंतु यह आंखों का पानी किसके लिए झरा, सो नहीं बताया? राजलक्ष्मी ने कहा, मेरी आंखों का पानी किसके लिए झरता है, यह जानने से तुम्हें कुछ लाभ नहीं। मैंने कहा, लाभ की आशा नहीं करता, केवल नुकसान बचाकर ही चला जा सके तो यही काफ़ी है। सरला अथवा उसकी माँ के लिए जितनी चाहे आंसू बहाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु उसके बाप के लिए आंसू मत बहाना। राजलक्ष्मी केवल हूँ करके खिड़की के बाहर झांकने लगी। मैंने सोचा था यह दिल लगी निष्फल नहीं जाएगी, अनेक रूंधे हुए झरनों के द्वार खोल देगी, किंतु सो तो नहीं हुआ। हुआ यह कि अब तक वह इस ओर देख रही थी, सो दिल लगी सुनकर उस ओर मुंह फेर कर बैठ गई। किंतु बहुत देर तक मौन था। बातचीत करने के लिए भीतर ही भीतर एक आवेग उपस्थित हो गया था, इसीलिए अधिक देर तक चुप न रह सका और बोला, वर्धमान से कुछ खाने को मोल ले लिया होता। राजलक्ष्मी ने कोई जवाब न दिया, वह उसी तरह चुप बनी रही। मैं बोला, दूसरे के दुख में रो रो कर नदी बहा दिया और घर के दुख पर कान भी नहीं देती। तुमने यह विलायत से लौटे हुओं की विद्या कहाँ से सीख ली? राजलक्ष्मी ने इस बार धीरे से कहा, देखती हो कि विलायत से लौटे हुओं पर तुम्हारी बहुत भारी भक्ति है। मैंने कहा, हाँ, वे लोग भक्ति के पात्र जो हैं। क्यों? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अभी तक तो कुछ नहीं बिगाड़ा, किंतु बाद में कहीं कुछ बिगाड़ न दे, इस डर से पहले ही भक्ति करता हूँ। राजलक्ष्मी ने क्षण भर चुप रहकर कहा, यह तुम लोगों का अन्याय है। तुम लोगों ने उन्हें अपने दल से, जाति से, समाज से, सब ओर से बहिष्कृत कर दिया है। फिर भी यदि वे लोग तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो उतने के लिए ही तुम्हें उनका कृतज्ञ होना चाहिए। मैंने कहा, हम लोग बहुत ज़्यादा कृतज्ञ होते यदि वे क्रोध के कारण पूरे पूरे मुसलमान या क्रिश्चियन हो जाते। उन लोगों में जो अपने को ब्रह्म कहते हैं वे ब्रह्म समाज को नष्ट करते हैं, जो हिंदू कहते हैं वे हिंदू समाज को हैरान करते हैं। यदि वे पहले यह ठीक करके कि स्वयं कौन है दूसरों के लिए रोने बैठे तो उनसे उनका खुद का कल्याण होता है, जिनके लिए रोते हैं उनका भी शायद कुछ उपकार हो जाता। राजलक्ष्मी बोली, किंतु मुझे तो ऐसा नहीं जान पड़ता। मैंने कहा, नहीं जान पड़ता तो कोई विशेष हानि नहीं, किंतु जिसके लिए इस समय अटका हुआ हूँ वह अन्य बात है। कहा उसका तो कोई जवाब नहीं दिया। इस दफ़े राजलक्ष्मी ने हंसकर कहा, अजी उसके लिए अटकना नहीं पड़ेगा, पहले तुम्हारी भूख तो पक जाए, उसके बाद विचार किया जाएगा। तब मैंने कहा, विचार क्या होगा? जिस किसी स्टेशन से जो कुछ मिलेगा वही निगलने को दे दोगी, किंतु सो नहीं होगा, मैं कह देता हूँ। मेरा उत्तर सुनकर वह मेरे मुंह की ओर कुछ देर चुपचाप देखती रही और फिर कुछ हंसकर बोली, सो मैं कर सकती हूँ, तुम्हें विश्वास होता है? मैंने कहा, खूब, इतना सा भी विश्वास तुम पर नहीं होगा तो ठीक है। कहकर वह फिर अपनी खिड़की के बाहर झांकती हुई चुपचाप बैठी रही। अगले स्टेशन पर राजलक्ष्मी ने रतन को बुलाकर खाने के लिए जगह करा दी और उसे हुक्का लगाने का हुक्म देकर थाली में समस्त खाद्य सामग्री सजाकर सामने रख दी। देखा, इस विषय में कहीं बिंदु भर की भी चूक नहीं हुई थी। मुझे जो कुछ अच्छा लगता था वह सब कुछ चुन चुन कर संग्रह करके लाया गया है। बेंच पर रतन ने बिस्तर कर दिए।
इत्मीनान के साथ भोजन समाप्त करके गुड़गुड़ी की नली मुंह में डालकर आराम से आंखें मूंदने की तैयारी कर ही रहा था कि राजलक्ष्मी बोली, खाने की चीजें उठाकर ले जा रतन, इनमें से जो भावे खा लेना, और तेरे डिब्बे में और कोई खावे तो दे देना। किंतु रतन को अत्यधिक लज्जित और संकुचित लक्ष्य करके मैंने कुछ अचरज के साथ पूछा, कहा, तुमने तो कुछ खाया नहीं? राजलक्ष्मी, नहीं, मुझे भूख नहीं है। जाना रतन, खड़ा क्यों है, गाड़ी चल देगी जो। रतन लज्जा के मारे मानो गड़ गया। मुझसे बड़ी भूल हो गई बाबू, मुसलमान कुली से खाना छू गया है। कितना ही कहता हूँ माँ स्टेशन से कुछ खरीद लाने दो, किंतु किसी तरह नहीं मानती। इतना कहकर उसने मेरे मुंह पर अपनी कातर दृष्टि डाली, जैसे मेरी अनुमति चाह रहा हो। किंतु मैं कुछ कहूँ इसके पहले ही राजलक्ष्मी ने आकर उसे धमका कर कहा, तू जाएगा कि नहीं, खड़ा खड़ा तर्क करेगा। रतन फिर कुछ न बोला और भोजन का बर्तन हाथ में लेकर चला गया। ट्रेन के चलते ही राजलक्ष्मी मेरे सिरहाने के पास आ बैठी और सिर के बालों में धीरे धीरे अंगुलियां चलाते चलाते बोली, अच्छा देखो। बीच में ही मैंने टोक कर बोला, देखूंगा फिर कभी, किंतु। उसने भी मुझे उसी घड़ी टोक कर कहा, तुम्हें किंतु से शुरू करके लेक्चर न देना होगा, मैं सब समझ गई। मैं मुसलमानों से घृणा नहीं करती, उसके छू लेने से भोजन नष्ट हो जाता है सो भी नहीं मानती। यदि ऐसा कुछ होता तो तुम्हें अपने हाथों से वह भोजन न परोसती। किंतु तुमने खुद क्यों नहीं खाया? स्त्रियों को नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्यों क्या? स्त्रियों को खाने की मनाही है और पुरुषों के लिए मनाही नहीं? लक्ष्मी ने मेरा सिर हिलाकर कहा, नहीं, मर्दों के लिए ऐसे कोई कानून नहीं है। वे जो इच्छा हो खावे, जो इच्छा हो पहने, जैसे हो सुख से रहें। हम लोग आचार पालन करती जावें, बस यही बहुत है। हम तो सैकड़ों कष्ट सहती हैं, किंतु क्या तुम लोग सह सकते हो? यही देखो ना, शाम होते न होते आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था भूख के मारे। मैंने कहा, हो सकता है, किंतु हम कष्ट नहीं सहन कर सकते, इसमें हम लोगों के लिए कोई गौरव की बात तो नहीं? राजलक्ष्मी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा जरा भी अगौरव नहीं। तुम लोग हम लोगों की तरह दासी की जाति की नहीं हो जो कष्ट सहन करते जाओ। लज्जा की बात तो हमारे लिए है यदि हम कष्ट न सहन करें। मैंने कहा, यह न्याय शास्त्र तुम्हें सिखाया किसने? काशी के गुरुजी ने? राजलक्ष्मी मेरे मुंह के अत्यंत निकट झुककर क्षण भर स्थिर हो रही, फिर मुस्कुराकर बोली, मुझे जो कुछ शिक्षा मिली है सब तुम्हारे ही समीप, तुमसे बढ़कर मेरा और कोई गुरु नहीं है। मैंने कहा, तब तो फिर गुरु से तुमने उल्टी बातें सीख रखी है। मैंने किसी दिन नहीं कहा कि तुम लोग दासी जाति के हो, बल्कि मैं तो यही बात चिरकाल से मानता आया हूँ कि तुम दासी नहीं हो। तुम किसी भी तरह हम लोगों की अपेक्षा तिल भर भी छोटी नहीं हो। राजलक्ष्मी की आंखें छलछला आई, बोली, सो मैं जानती हूँ, और जानती हूँ इसीलिए तो यह बात तुम्हारे समीप रख पाई हूँ। तुम्हारी तरह यदि सभी पुरुष यही बात सोच सकते तो फिर पृथ्वी भर की समस्त स्त्रियों के मुख से यही बात सुन पड़ती। कौन बड़ा है कौन छोटा है यह समस्या ही कभी न उठती। अर्थात यह सत्य बिना विचार के सभी मान लेते? राजलक्ष्मी बोली, हाँ। तब मैंने हंसकर कहा, सौभाग्य से पृथ्वी भर की स्त्रियां तुम्हारे साथ सहमत नहीं है, यही खैरियत है। किंतु अपनी जाति को इतना हीन समझते तुम्हें लज्जा नहीं आती? मेरे उपहास पर राजलक्ष्मी ने ध्यान दिया या नहीं इसमें संदेह है। यह बहुत ही सहज भाव से बोली, किंतु इसमें हीनता की कोई बात तो नहीं? मैंने कहा, सो ठीक है, हम लोग मालिक हैं और तुम दासी। यह संस्कार इस देश की स्त्रियों में इस तरह बद्धमूल हो गया है कि इसकी हीनता भी तुम्हें नजर नहीं आती। जान पड़ता है कि इसी पाप से पृथ्वी के सारे देशों की स्त्रियों की अपेक्षा तुम सचमुच ही आज छोटी हो गई हो। राजलक्ष्मी एकाएक सख्त होकर बैठ गई और अपने दोनों नेत्रों को प्रदीप्त करके बोली, नहीं, इस कारण नहीं। तुम्हारे देश की स्त्रियां अपने आप को छोटा समझने के कारण छोटी नहीं हो गई। सच यह है कि तुम ही लोगों ने उन्हें छोटा समझकर छोटा बना दिया है और तुम खुद भी छोटे हो गए हो। यह बात मुझे अकस्मात कुछ नई सी मालूम हुई। इसमें जो कुछ गूढ़ अर्थ छिपा हुआ था वह धीरे धीरे सुस्पष्ट होने लगा। सचमुच ही इसमें बहुत सा सत्य छिपा हुआ था
जो मुझे अब तक दृष्टिगोचर नहीं हुआ था। राजलक्ष्मी बोली, तुमने तो उस भद्र पुरुष के संबंध में मजाक किया था, किंतु उसकी बात सुनकर मेरी आंखें कितनी खुल गई हैं सो तुम नहीं जानते। नहीं जानता, यह स्वीकार करते ही वह कहने लगी, नहीं जानते इसका कारण है, किसी भी वस्तु को जानने के लिए जब तक मनुष्य के हृदय के भीतर एक तरह की व्याकुलता नहीं उठती, तब तक सब कुछ उसकी नज़र में धुंधला ही बना रहता है। इतने दिनों तक तुम्हारे मुंह से सुनकर यही सोचा करती थी कि सचमुच ही यदि हमारे देश के लोगों का इतना अधिक दुख है, सचमुच ही यदि हमारा समाज इतना अंधा है, तो उसमें मनुष्य जीता ही क्यों कर है और उसको मानकर ही क्यों चलता है। और तुम भी क्या समझोगे, कभी इन लोगों के बीच रहे नहीं, कभी इन लोगों के दुख सुख भोगे नहीं, इसीलिए बाहर ही बाहर समाज के साथ तुलना करके समझते हो कि इन लोगों के कष्ट की शायद कोई सीमा नहीं। धनी जमींदार पुलाव खाया करता है, वह अपनी किसी दरिद्र प्रजा को बासी भात खाते देखकर सोचता है कि इसके दुख की कोई सीमा नहीं। जिस तरह वह भूलता है उसी तरह तुम भूलते हो। मैंने कहा, तुम्हारा तर्क यद्यपि न्यायशास्त्र के नियमानुसार नहीं चल रहा, फिर भी पूछता हूँ कि तुमने कैसे जाना कि मुझे देश के संबंध में इससे अधिक ज्ञान नहीं। राजलक्ष्मी ने कहा, हो ही कैसे सकता है, दुनिया में तुम्हारे जैसा स्वार्थी भी कोई है क्या, जो केवल अपने ही आराम के लिए भागता फिरता है, घर की खबर जानेगा ही कहाँ से। इसके बाद बाहर रहकर बाहरी सामाजिक व्यवस्था देखकर तुम लोग सोच में मरे जाते हो कि हमारी स्त्रियां मकान में कैद रहकर दिन रात काम किया करती हैं, इसीलिए उनके समान दुखी, उनके समान पीड़ित, उनके समान हीन शायद किसी और देश की स्त्रियां नहीं। किंतु कुछ दिन हमारी चिंता छोड़कर केवल अपनी ही चिंता करके देखो, अपने को कुछ ऊंचा उठाने की कोशिश करो। यदि कहीं कुछ सचमुच का दोष होगा तो केवल वह उसी समय नजर आएगा, उससे पहले नहीं। मैंने कहा, हो सकता है, मगर इतनी बड़ी शक्ति मुझ में नहीं, बड़ी नींद आ रही है, किंतु तुम्हारी बात एक तरह से समझ रहा हूँ। राजलक्ष्मी जरा चुप रहकर बोली, हमारे देश में चाहे जिस कारण हो, छोटे बड़े ऊंचे नीचे सभी लोगों को रुपये का लोभ बहुत बढ़ गया है। कोई भी थोड़े में संतुष्ट होना नहीं जानता और चाहता भी नहीं। इससे कितना अनिष्ट हुआ है इसका पता मैंने पा लिया है। बात सच है, किंतु तुमने पता किस तरह पाया? राजलक्ष्मी बोली, रुपयों के लोभ से ही तो मेरी यह दशा हुई है, किंतु पूर्व काल में शायद इतना लोभ नहीं था। मैंने कहा, इस इतिहास को मैं ठीक ठीक नहीं जानता। वह कहने लगी, इतना कभी नहीं था। उस समय माता रुपये के लोभ से अपनी बेटी को कभी इस रास्ते पर नहीं ढकेलती। उस समय धर्म का डर था। आज तो मेरे पास रुपयों की कमी नहीं है, किंतु मेरे समान दुखी भी क्या कोई है? रास्ते का भिखारी भी मैं समझती हूँ कि मुझसे अधिक सुखी है। उसका हाथ अपने हाथ पर रखकर मैंने पूछा, तुम्हें सचमुच ही इतना कष्ट है? राजलक्ष्मी ने क्षण भर मौन रहकर और एक बार आंचल से आंख मुंह पोंछकर कहा, मेरी बात तो मेरे अंतर्यामी ही जानते हैं। इसके बाद दोनों ही गुमसुम हो रहे। गाड़ी की रफ्तार कम होकर वह एक छोटे से स्टेशन पर आ खड़ी हो गई। कुछ देर बाद उसने फिर चलना शुरू किया। मैंने कहा, क्या करने से तुम्हारा शेष जीवन सुखी से कट सकता है, यह मुझे बतला सकती हो? राजलक्ष्मी बोली, मैंने सोच रखा है, मेरा सारा धन यदि किसी तरह चला जाए, कुछ न बचे, एक बारगी निराश्रय हो जाऊं तो। अब फिर गुमसुम हो रही। उसकी बात इतनी स्पष्ट थी कि सभी समझ सकते हैं। मुझे भी समझने में देर न लगी। कुछ देर चुप रहकर पूछा, यह ख्याल कब से आया तुम्हारे मन में? राजलक्ष्मी बोली, जिस दिन अभया की बात सुनी उसी दिन से। मैंने कहा, किंतु उन लोगों की जीवन यात्रा तो बीच में ही खत्म नहीं हुई जाती। भविष्य में वे कितना दुख पा सकते हैं सो तुम जानती नहीं? वह सिर हिलाकर बोली, नहीं, जानती नहीं, यह सत्य है, किंतु वे चाहे कितना ही दुख क्यों न पावें, मेरे समान दुख किसी दिन न पावेंगे, यह मैं निश्चयपूर्वक कह सकती हूँ। और भी कुछ देर चुप रहकर मैंने कहा, लक्ष्मी,
तुम्हारे लिए मैं अपना सर्वस्व त्याग सकता हूँ, किंतु इज्जत का त्याग कैसे करूँ? राजलक्ष्मी बोली, मैंने क्या तुमसे कुछ त्यागने के लिए कहा है? इज्जत ही तो मनुष्य की असली चीज़ है। उसका यदि त्याग नहीं कर सकते तो त्याग की बात ही मुंह पर क्यों लाते हो? तुमसे तो मैंने कभी कुछ त्यागने के लिए नहीं कहा। मैंने कहा, इज्जत जाने के बाद पुरुष का जीता रहना एक विडंबना है। केवल इस इज्जत को छोड़कर तुम्हारे लिए मैं सभी कुछ विसर्जित कर सकता हूँ। राजलक्ष्मी ने सहसा हाथ खींच लिया और कहा, मेरे लिए तुम्हें कुछ भी विसर्जित न करना पड़ेगा, किंतु तुम क्या समझते हो कि केवल तुम लोगों की ही इज्जत है, हम लोगों की इज्जत नहीं? हम लोगों के लिए उसका त्याग कर देना क्या इतना सहज है? फिर भी तुम लोगों के लिए सैकड़ों हजारों स्त्रियों ने इसे धूल की तरह फेंक दिया है। यह तुम अवश्य नहीं जानते होगे, पर मैं जानती हूँ। मेरे कुछ बोलने की चेष्टा करते ही उसने रोक कर कहा, रहने दो, अब और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें इतने दिनों मैंने जो समझा था वह सब गलत है। तुम सो जाओ, अब इस संबंध में मैं कोई भी बात नहीं कहूँगी, तुम भी मत कहना। इतना कहकर उठी और अपने बेंच पर जा बैठी। दूसरे दिन ठीक समय पर काशी आ पहुंचा। प्यारी के मकान में ही ठहरा। ऊपर के 2 कमरों को छोड़कर करीब सारा का सारा कमरा जुदा जुदा उम्र की विधवा स्त्रियों से भरा हुआ था। प्यारी बोली, ये सब मेरी किराएदार हैं। इतना कहकर वह मुंह फिराकर कुछ हंस दी। मैंने कहा, हंसी क्यों? शायद किराया अदा नहीं होता होगा। प्यारी बोली, नहीं, बल्कि कुछ न कुछ और देना पड़ता है। इसका माने? प्यारी इस दफ़े हंसी पड़ी और बोली, इसका माने है कि भविष्य की आशा पर मुझे इन्हें खाना कपड़ा देकर जिलाए रखना है। जीती रहेंगी तभी तो बाद में देंगी, यह भी क्या नहीं समझ सकते? मैंने भी हंसकर कहा, समझता तो नहीं। इस तरह भविष्य की आशा पर कितने लोगों को तुम्हें गुपचुप अन्न वस्त्र जुटाकर देना पड़ता होगा, केवल वही सोच रहा हूँ। इसके सिवाय मेरी 2-1 रिश्तेदार भी हैं। सो भी है क्या? किंतु मालूम कैसे हुआ तुम्हें कि रिश्तेदार हैं? प्यारी जरा सूखी हंसी हंसकर बोली, माँ के साथ यहीं आने पर तो मेरी मौत हुई थी, शायद तुम्हें याद नहीं रहा। तब असमय में ही जिन्होंने मेरी सदगति की थी, उन लोगों का वह उपकार क्या प्राण रहते कभी भूला जा सकता है? मैं चुप हो रहा। प्यारी कहने लगी, इन लोगों का वह शरीर बड़ा ही दयापूर्ण है, इसीलिए पास रखकर इन पर जरा कड़ी नज़र रखती हूँ, जिससे इन्हें और अधिक उपकार करने का सुयोग न मिले। उसके चेहरे की ओर निहारते ही एकाएक मेरे मुंह से एक बार निकल गया, तुम्हारे हृदय के भीतर क्या है? बीच बीच में उसे चीर कर देखने की इच्छा होती है राजलक्ष्मी। मरने पर देखना। अच्छा, कमरे में जाकर सो जाओ, रसोई बनने पर उठा दूंगी। मैं वहीं कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। यह नहीं कि आज मैंने उसके हृदय का कोई नया परिचय प्राप्त किया हो, किंतु मेरे खुद के हृदय में यह सामान्य कहानी एक नए चक्कर की सृष्टि कर गई। रात को प्यारी बोली, तुम्हें फिजूल कष्ट देकर इतनी दूर ले आई। गुरुदेव तीर्थाटन करने निकल गए हैं, उनसे मिलना न हो सकेगा। मैंने कहा, इसके लिए मैं जरा भी दुखित नहीं हूँ। अब तो कलकत्ते लौटना होगा। प्यारी ने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ। मैंने कहा, क्या मेरे साथ चलना आवश्यक है? न हो तो मैं ज़रा पश्चिम की ओर घूमकर आना चाहता हूँ। प्यारी ने कहा, बंकू के ब्याह में तो अभी कुछ देर है, चलो ना, मैं भी प्रयाग में चलकर स्नान कराऊं। मैं ज़रा मुश्किल में पड़ गया। मेरे दूर के रिश्तेदार के चाचा वहाँ नौकरी करते थे, सोचा था वहीं ठहर जाऊंगा। सिवाय इसके और भी कई परिचित मित्र दोस्त वहाँ रहते थे। प्यारी ने निमेष मात्र में मेरे मन का भाव ताड़ कर कहा, मैं साथ रहूंगी तो शायद कोई देख लेगा, यही ना? अप्रतिभ होकर कहा, वास्तव में कलंक चीज़ ही ऐसी है कि लोग झूठे कलंक का भी भय किए बगैर नहीं रह सकते। प्यारी ने ज़बरदस्ती हंसते हुए कहा, सो ठीक है। गत साल आरा में तुम्हें एक तरह से गोद में लिए हुए ही मेरे दिन रात कटे हैं। सौभाग्य से उस दशा में तुम्हें किसी ने नहीं देखा। उस जगह शायद तुम्हारे कोई जान पहचान का बंधु बांधव नहीं था। मैं अतिशय लज्जित होकर कहा, मुझे ताना मारना वृथा है।
मनुष्यता के लिहाज से मैं तुम्हारी अपेक्षा बहुत हीन हूँ, इस बात को मैं अस्वीकार नहीं करता। प्यारी तीक्ष्ण स्वर से बोल उठी। ताना? तुम्हें ताना मार सकूंगी? यही सोचकर शायद मैं वहां गई थी। क्यों? देखो, मनुष्य को पीड़ा पहुंचाने की भी हद होती है, उसे मत लाग जाना। कुछ देर चुप रहकर फिर बोली। ठीक, कलंक ही तो है। यदि मैं होती तो इस कलंक को सिर पर लेकर लोगों को बुला बुला कर दिखाती, पर ऐसी बात मुंह से बाहर न निकालती। मैंने कहा, तुमने मुझे प्राणदान जरूर दिया है, किंतु मैं अत्यंत छोटा आदमी हूँ राजलक्ष्मी। तुम्हारे साथ मेरी तुलना नहीं हो सकती। राजलक्ष्मी दर्पयुक्त स्वर में बोली। प्राणदान दिया है तो अपनी गरज से दिया है, तुम्हारी गरज से नहीं। उसके लिए तुम्हें रत्ती भर भी एहसान मानने की ज़रूरत नहीं, किंतु मैं तुम्हें इतने छोटे तबीयत का आदमी नहीं समझती थी। इतना कहकर वह मेरे जवाब की राह देखे बगैर ही कमरे से बाहर चली गई। दूसरे दिन सुबह राजलक्ष्मी चाय देकर चुपचाप चली जा रही थी कि मैंने बुलाकर पूछा, बातचीत बंद है क्या? वह पलटकर खड़ी हो गई, बोली, नहीं तो कुछ कहोगे? मैंने कहा, चलो एक दफ़े प्रयाग घुमावे। ठीक है, तो जाइए। तुम भी चलो। अनुग्रह करते हो क्या? नहीं चाहती? नहीं, ज़रूरत होगी तब मांग लूँगी, इस समय नहीं। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। मेरे मुंह से एक लंबी सांस बाहर निकल गई, किंतु कोई बात नहीं निकली। दोपहर का भोजन करने के समय मैंने हंसकर कहा, अच्छा लक्ष्मी, मुझसे बोलना बंद करके क्या तुमसे रहा जाएगा, जो इस असाध्य साधना की कोशिश कर रही हो? राजलक्ष्मी ने शांत गंभीर मुद्रा से कहा, सामने होने पर किसी से नहीं रहा जाता, मुझसे भी नहीं रहा जाएगा। इसके सिवा यह मेरी इच्छा भी नहीं। तब फिर क्या इच्छा है? राजलक्ष्मी बोली, मैं कल से ही सोच रही हूँ कि इस खींचतान को बंद किए बगैर नहीं चल सकता। तुमने भी एक तरह से साफ साफ जता दिया है और मैं भी एक तरह से खूब जान गई हूँ। गलती मेरी ही हुई, यह मैं स्वीकार करती हूँ, किंतु। उसे सहसा रुकते देख मैंने पूछा, किंतु क्या? राजलक्ष्मी बोली, किंतु कुछ भी नहीं। यह जो एक निर्लज्ज वाचाल की तरह याचना करती तुम्हारे पीछे पीछे घूमती फिरती हूँ। इतना कहकर उसने एकाएक अपना मुंह मानो घृणा से सिकोड़ लिया और कहा, लड़का ही क्या सोचता होगा, नौकर चाकर ही मन में क्या क्या लाते होंगे। राम राम, मानो मैंने इसे हंसी का एक व्यापार बना डाला। कुछ देर ठहर कर फिर कहने लगी, बुढ़ापे में क्या मुझे शोभता है? तुम इलाहाबाद जाना चाहते थे ना, जाओ। फिर भी यदि हो सके तो वर्मा रवाना होने के पहले एक दफ़े भेंट कर जाना। इतना कहकर वह चली गई। साथ ही साथ मेरी भूख भी गायब हो गई। उसका मुंह देखकर आज मुझे यह ज्ञात हुआ कि यह सब मान मनोबल का मामला नहीं, सचमुच ही उसने कुछ न कुछ सोचकर स्थिर कर लिया है। संध्या के समय आज एक हिंदुस्तानी दासी जलपान आदि सामग्री लेकर आई तो उससे कुछ अचरज के साथ प्यारी का हाल पूछा। जवाब सुनकर मैंने और भी अचरज के साथ जाना कि प्यारी मकान में नहीं है, वह साज श्रृंगार करके फिटन पर कहीं गई है। फिटन कहाँ से आई? उसे साज श्रृंगार करने की यहाँ क्या जरूरत पड़ गई? सो कुछ भी नहीं समझा। तब स्वयं उसी के मुंह की वह बात याद आ गई कि वह काशी में ही एक दिन मरी थी। यह सच है कि कुछ भी समझ में न आया, फिर भी इस खबर से सारा मन बेस्वाद हो गया। शाम हुई, घर में दिए जले, किंतु राजलक्ष्मी नहीं लौटी। चादर कंधों पर डालकर जरा घूम आने के लिए बाहर निकल पड़ा। रास्ते रास्ते चक्कर काटता, बहुत देखता सुनता। रात के 10 बज गए। मकान पर लौटा तो सुना कि प्यारी तब तक भी लौट कर नहीं आई। क्या मामला है? कुछ डर सा मालूम होने लगा। सोच ही रहा था कि रतन को बुलाकर सारा संकोच दूर करके इस संबंध का पता लगाऊं या नहीं, कि एक भारी जोड़ी के घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई दिया। खिड़की से झांकता हूँ तो देखता हूँ कि एक बड़ी भारी फिटन मकान के सामने आकर खड़ी है। प्यारी उतर आई। ज्योत्सना के आलोक में उसके सर्वांग के जेवर झिलमिला उठे। जो 2 भले आदमी फिटन में बैठे थे, वे धीमे स्वर से जान पड़ा प्यारी को संबोधित करके कुछ कह रहे हैं, जिसे मैं सुन न सका। वे बंगाली हैं या बिहारी सो भी न जान सका।
चाबुक खाकर घोड़े पलक मारते न मारते आंखों से ओझल हो गए। राजलक्ष्मी ने मेरी खबर लेने के लिए उसी साज श्रृंगार के साथ मेरे कमरे में प्रवेश किया। मैं उछलकर और उसकी ओर दाहिना हाथ पसारकर थिएटरी गले से बोला, आखिर पाखंडिनी रोहिणी, तू गोविंदलाल को नहीं पहचानती? आहा, आज यदि मेरे पास एक पिस्तौल होती या एक तलवार ही होती। राजलक्ष्मी ने सूखे कंठ से कहा, तो क्या करते? खून? मैं हंसकर बोला, नहीं प्यारी, मुझे इतना बड़ा नवाबी शौक नहीं है। इसके सिवाय इस 20वीं शताब्दी में ऐसा निष्ठुर राक्षस धाम कौन है जो संसार की इतनी बड़ी आनंद की खान को पत्थर से मूंद दे? बल्कि मैं तो आशीर्वाद देता हूँ कि हे बाई कुल शिरोमणि, तुम दीर्घजीवी हो, तुम्हारा स्वरूप त्रिलोक विजयी हो, तुम्हारा कंठ स्वर वीणा विनिंदित हो, और मैं तुम्हें दूर से देखकर तुम्हारा जय जयकार करके धन्य हूँ। प्यारी बोली, इन सब बातों का अर्थ? मैंने कहा, अर्थ अनर्थ उसे जाने दो। मैं इसी 1 बजे की गाड़ी से विदा होता हूँ। अभी तो प्रयाग जाता हूँ, उसके बाद जाऊंगा बंगालियों के परम तीर्थ चाकरेस्तान अर्थात बर्मा। यदि समय और सुयोग हुआ तो मिलकर जाऊंगा। मैं कहाँ गई थी सुनना भी आवश्यक नहीं समझते? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह बहाना पाकर क्या तुम एकदम चले जा रहे हो? मैंने कहा, इस पापी मुंह से अब कुछ नहीं कह सकता। इस गोरख धंधे से यदि पार हो सकूं तो। प्यारी कुछ देर चुपचाप खड़ी रही और बोली, तुम क्या मुझ पर जो जी चाहे वही अत्याचार कर सकते हो? मैं बोला, जो जी चाहे? बिल्कुल नहीं, बल्कि जान अनजान में यदि बिंदु मात्र अत्याचार किया हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इसका माने तुम आज रात को ही चले जाओगे? हाँ। मुझे बिना अपराध दंड देने का तुम्हें अधिकार है? नहीं, तिल भर भी नहीं। किंतु यदि मेरे जाने को ही तुम दंड देना समझती हो तो वह अधिकार मुझे जरूर है। प्यारी ने हठात कोई जवाब न दिया। मेरे मुंह की ओर कुछ क्षण चुपचाप देखते रहने के बाद कहा, मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी, नहीं सुनोगे? नहीं, मेरी संपत्ति लेकर तो तुम वहां गई नहीं थी कि लौट कर आकर उसका हाल सुनाओगी। सिवाय उसके लिए मेरे पास न समय है और न ही इच्छा। प्यारी चोट खाई हुई सर्पिणी की तरह एकाएक फुफकार उठी। मेरी भी सुनाने की इच्छा नहीं है। मैं किसी की खरीदी हुई बांदी नहीं हूं जो कहाँ जाऊं कहाँ न जाऊं इसकी अनुमति लेती फिरूं। जाते हो तो जाओ। यूं कहकर रूप और अलंकारों की एक हिलोर से उठाकर वह तेजी से कमरे से बाहर हो गई। आदमी गाड़ी बुलाने गया। कोई आधे घंटे बाद सदर दरवाजे पर एक गाड़ी के खड़े होने का शब्द सुनकर बैग हाथ में लेकर मैं जा ही रहा था कि प्यारी आकर पीछे खड़ी हो गई। बोली, इसे क्या तुम बच्चों का खिलवाड़ समझते हो? मुझे अकेली छोड़कर चले जाओगे तो नौकर चाकर क्या सोचेंगे? तुम क्या इन सब लोगों के सामने भी मुझे मुंह दिखाने योग्य न रखोगे? पलटकर खड़े होकर मैंने कहा, अपने नौकरों के साथ तुम निपटती रहना, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। वह न हो न सही, किंतु लौटकर मैं बंको को ही क्या जवाब दूंगी? यही जवाब देना कि वे पश्चिम की ओर घूमने चले गए। इस पर क्या कोई विश्वास करेगा? तो जिस पर विश्वास किया जा सके ऐसी ही कोई बात बनाकर कह देना। प्यारी क्षण भर मौन रहकर बोली, यदि कुछ अन्याय ही कर बैठी हूं तो क्या वह माफ नहीं हो सकता? तुम क्षमा न करोगे तो कौन करेगा? मैं बोला, प्यारी, यह तो एक बांदी दासी सरी की बात हुई, तुम्हारे मुंह से तो नहीं सोती। इस ताने का प्यारी सहसा कोई उत्तर न दे सकी। उसका मुंह लाल हो गया। वह चुपचाप खड़ी रही। यह साफ मालूम हो गया कि वह प्राणपण से अपने आप को संभालने की चेष्टा कर रही है। बाहर से गाड़ीवान ने चिल्लाकर देर का कारण पूछा। मेरे चुपचाप बैग हाथ में लेते ही प्यारी धम से पैरों के समीप बैठ गई और रुद्ध स्वर से बोली, मैं सचमुच का अपराध कभी नहीं कर सकती। यह जानते हुए भी यदि तुम मुझे दंड देना चाहते हो तो अपने हाथ से दो, किंतु घर भर के लोगों के समीप मेरा सिर नीचा मत करो। यदि आज तुम इस तरह चले जाओगे तो मैं अब कभी किसी के समीप अपना मुंह ऊंचा करके न खड़ी हो सकूंगी। हाथ का बैग नीचे रखकर एक चौकी पर मैं बैठ गया और बोला, अच्छा, आज तुम्हारे हमारे बीच अंतिम फैसला हो जाए। तुम्हारा आज का आचरण मैंने माफ़ किया, किंतु मैंने बहुत विचार करके देखा है
कि हम दोनों का मिलना जुलना अब नहीं हो सकेगा। प्यारी ने अपना अत्यंत उत्कंठित मुंह मेरे मुंह की ओर उठाकर डरते हुए पूछा, क्यों? मैं बोला, अप्रिय सत्य सह सकोगी? प्यारी ने गर्दन हिलाकर अस्फुट स्वर में कहा, हाँ, सह सकूंगी। किंतु किसी आदमी के व्यथा सहने को तैयार हो जाने से ही व्यथा देने का कार्य सहज नहीं हो जाता। मुझे बहुत देर तक चुपचाप बैठकर सोचना पड़ा। फिर भी मैंने स्थिर कर लिया कि आज किसी भी तरह अपना इरादा नहीं बदलूंगा, और इसीलिए अंत में मैंने धीरे से कहा, लक्ष्मी, आज का तुम्हारा व्यवहार माफ़ करना कितना ही कठिन क्यों न हो, मैंने माफ़ कर दिया। किंतु तुम स्वयं इस लोभ को किसी तरह नहीं छोड़ सकोगी। तुम्हारे पास बहुत धन दौलत है, बहुत सा रूप है, गुण है, बहुतों पर तुम्हारा असीम प्रभुत्व भी है। संसार में इससे बढ़कर लोभ की कोई वस्तु और नहीं है। तुम मुझे प्यार कर सकती हो, किंतु इस मोह को किसी भी तरह न काट सकोगी। राजलक्ष्मी ने मृदु कंठ से कहा, अर्थात इस तरह का काम मैं बीच बीच में करूंगी ही। जवाब में मैं केवल मौन हो रहा। वह खुद भी कुछ देर तक चुप रहकर बोली, उसके बाद एक दिन ताश के मकान की तरह सब गिर पड़ेगा। उस दिन की हीनता से तो यही भला है कि आज मुझे हमेशा के लिए रिहाई दे दो। यही तुम्हारे समीप मेरी प्रार्थना है। बहुत देर तक मुंह नीचा किए चुपचाप प्यारी बैठी रही। इसके बाद जब उसने मुंह ऊपर उठाया तब देखा कि उसकी आंखों से पानी गिर रहा है। उसे आंचल से पोंछकर उसने कहा, क्या मैंने कभी तुम्हें छोटा काम करने के लिए प्रवृत्त किया है? इस गिरती हुई अश्रुधारा ने मेरे संयम की भीत पर चोट पहुंचाई, किंतु बाहर से मैंने उसे किसी तरह से प्रकट नहीं होने दिया। शांति से दृढ़ता के साथ कहा, नहीं, किसी भी दिन नहीं। तुम स्वयं छोटी नहीं हो। छोटा काम तुम स्वयं कर भी नहीं सकती और दूसरों को भी नहीं करने दे सकती। फिर कुछ ठहर कर कहा, किंतु दुनिया तो मनसा पंडित की पाठशाला की उस राजलक्ष्मी को नहीं पहचानेगी। वह पहचानेगी तो सिर्फ पटना की प्रसिद्ध प्यारी बाई को। तब दुनिया की नज़रों में कितना छोटा हो जाऊंगा सो तुम देख नहीं सकती। बतलाओ, तुम उसे किस तरह रोकोगी? राजलक्ष्मी ने एक लंबी सांस छोड़कर कहा, किंतु उसे तो सचमुच में छोटा होना नहीं कहते। मैंने कहा, भगवान की नज़र में न हो, किंतु संसार की आंखें भी तो उपेक्षा करने की चीज़ नहीं है लक्ष्मी। राजलक्ष्मी ने कहा, किंतु उन्हीं की नज़र ही को तो सबसे पहले मानना उचित है। मैंने कहा, एक तरह से यह बात सच है, किंतु उनकी नज़र तो हमेशा दिख नहीं पड़ती, और फिर जो दृष्टि संसार में 10 आदमियों के भीतर से प्रकाश पाती है वह भी भगवान की ही दृष्टि है राजलक्ष्मी। इसे भी अस्वीकार करना अन्याय है। इसी डर से तुम मुझे जन्म भर के लिए छोड़कर चले जाओगे? मैं बोला, फिर मिलूंगा, तुम कहीं भी क्यों न हो। बर्मा जाने के पहले एक दफ़े मैं तुमसे मिलकर ही जाऊंगा। राजलक्ष्मी तेजी के साथ सिर हिलाकर रुआसे स्वर में बोली, जाते हो तो जाओ, किंतु तुम मुझे चाहे जैसा क्यों न समझो, मुझसे बढ़कर अपना तुम्हारा और कोई नहीं, और उसी से मुझको त्याग कर जाना 10 आदमियों की निगाह में धर्म है, यह बात मैं नहीं स्वीकार करूंगी। इतना कहकर वह तेजी से कमरा छोड़कर चली गई। घड़ी निकाल कर देखा, अब भी समय है, अब भी शायद 1 बजे की गाड़ी मिल जाए। चुपचाप बैग उठाकर धीरे से उतरकर मैं गाड़ी में जा बैठा। इनाम के लोभ से गाड़ीवान ने प्राणपण से तेजी से गाड़ी दौड़ाकर स्टेशन पर पहुंचा दिया, किंतु उसी क्षण पश्चिम की ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। पूछने से मालूम हुआ कि आधे घंटे के बाद एक कलकत्ते की ट्रेन जाएगी। सोचा चलो यही अच्छा है, गांव का मुंह बहुत दिनों से नहीं देखा, उस जंगल में ही जाकर बाकी के कुछ दिन काटूं। इसीलिए पश्चिम के बदले पूर्व का टिकट कटाकर आधे घंटे बाद एक विपरीत गामिनी भाप की गाड़ी में बैठकर काशी से चल दिया। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।